तो नमस्कार दोस्तों, अपने का जो फिजिक्स के अंदर टॉपिक चल रहा था वो कल टॉपिक अपन ने कंप्लीट कर लिया था। और आज अपना जो नया टॉपिक रहने वाला है वो है हीट यानी ऊष्मा। छोटा सा टॉपिक है और एक आधा क्वेश्चन जरूर आता है इसमें से, तो टॉपिक पढ़ने तो सभी जरूरी है, ठीक है ना। फिजिक्स के अंदर जो टॉपिक दे रखे हैं वो पढ़ने जरूरी है। इनसे क्वेश्चन किस प्रकार के बनेंगे, तो ये एक दो टॉपिक और बच्चे हैं फिजिक्स के, वो दोनों टॉपिक करवा दूं मैं। एक तो विद्युत धारा, एक चुंबक। दो टॉपिक करवाने के बाद फिजिक्स के जो 100, 150, 200 क्वेश्चन जो भी पीछे के आए हुए क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, एक दिन वो क्लास रखने वाला हूं। सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अपन कर लेंगे एक साथ, ठीक है ना। आपको पता चल जाएगा किस टॉपिक में से किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहले बेसिक पढ़ना जरूरी होता है, तभी जाके क्वेश्चन का पता चलता है किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है ना। वरना सीधे सीधे क्वेश्चन करने से कोई मतलब नहीं निकलता। तो आज अपना जो टॉपिक रहने वाला है वो हीट यानी ऊष्मा। ऊष्मा से संबंधित छोटी सी बात तो सबसे पहले यही है, अपन विपग्योर पढ़ रहे थे ना, प्रकाश, विपग्योर। अरे प्रकाश, एक श्वेत प्रकाश किरण को प्रिज्म में से गुजारते हैं तो 7 रंगों में विभाजित हो जाती है, होती है ना। तो वो 7 रंग कौन से है, वो विपग्योर ही तो है, नीचे से ऊपर की तरफ चलता है। यानी बैंगनी सबसे ज्यादा विचलित हो जाता है, लाल सबसे कम विचलित होता है। इस प्रकार चीज पढ़े थे आपने। उससे संबंधित कुछ और भी चीजें एक आधी वो भी आज मैं लेके आया, वो बताऊंगा थोड़ी चीजें। और हीट क्या होता है, इसके अंदर अपन जो ऊष्मा का चालन है ना वो पढ़ते हैं। ऊष्मा कौन सी विधियों से चलती है, अलग अलग इसके जो ऊष्मा है उस संचरण की विधियां, 3 अलग अलग प्रकार से ऊष्मा का संचरण होता है, वो पढ़ने वाले हैं। चालन विधि, स्वयन विधि और विकिरण विधि, इस प्रकार से। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि एक श्वेत प्रकाश जो प्रिज्म में से गुजरती है तो ये 7 रंगों में विभाजित हो जाती है क्या, विपग्योर। ये लाल कलर है, ये वॉयलेट यानी बैंगनी कलर, ठीक है। देखो, वी की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है यानी बैंगनी, ठीक है ना। तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है, लेकिन इसका तापमान क्या होता है, ज्यादा होता है, ये ध्यान रखना। इसका उदाहरण दूंगा मैं, आपको भी लगेगा वास्तव में तापमान इसका ज्यादा होता है। रेड, इसकी तरंग दैर्ध्य क्या होती है, लेकिन इसका तापमान क्या होता है, कम होता है। अपने को नॉर्मली घर में बड़े बुजुर्ग बोलते हैं कि चूल्हे का खाना खाना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है, जबकि गैस का खाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। तो ये अपने को लगता है यार क्या है ये, मतलब ज्वाला ही वहां पर है और रोटी भी चूल्हे पर पक रही है और रोटी क्या गैस पर पक रही है, इसमें फर्क क्या है। अपने को फर्क पता चलता है क्या, नहीं चलता। अपन तो ये मानते हैं आग ही तो वे है, वो है आग, ये गैस वाली है। लेकिन घर वाले बोलते हैं कि चूल्हे का जो खाना, पका हुआ खाना, वो स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। क्यों होता है, इसके पीछे का रीजन क्या है। मुझे एक बात बताओ, खाना धीरे धीरे पका हुआ ज्यादा स्वादिष्ट और स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है कि यह जल्दी पका हुआ, धीरे धीरे पका हुआ। अपन होटल में जाते हैं तो 5 मिनट में अपने को मटर पनीर बना के ला देते हैं, वो स्वास्थ्य के लिए कभी अच्छी नहीं होती, वो एकदम हानिकारक चीज होती है। क्यों कि वो या तो पहले से ही पैकिंग की हुई चीजें होती हैं जिनको एक बार फ्राई करके लाया जाता है, या फिर उसके अंदर जो माल मटेरियल पड़ता है ना वो पूरा पकता ही नहीं है, उससे पहले अपने को गर्मा गर्म लाके दे दिया जाता है। और अपन भी कहते हैं जल्दी से जल्दी लेकर आओ, और वो अपने स्वास्थ्य के लिए सबसे हानिकारक चीजें हैं, ठीक है ना। तो होटल में आप कुछ भी मंगा लो, आपको 5 मिनट के अंदर बना के ला देंगे, तो वास्तव में 5 मिनट में चाय भी नहीं बनती। सच्चाई तो ये है। तो ये हानिकारक क्यों है स्वास्थ्य के लिए। देखो, लाल जो फ्लेम होती है ना चूल्हे की लकड़ी जलती है, लाल फ्लेम यानी लाल ज्वाला निकलती है क्या उससे, अरे लाल, तो ये लाल फ्लेम होती है ना, लाल फ्लेम का तापमान क्या होता है, कम होता है। ये तापमान कम होता है तो खाना धीरे धीरे पकता है क्या। अरे अपन गैस पर चाय बनाना आसान लगता है चूल्हे की बजाय, क्यों, उस पर चाय जल्दी बन जाती है। जल्दी क्यों बन जाती है, क्योंकि चूल्हे की जो फ्लेम होती है वो लाल होती है, लकड़ी जलाते हैं ना वो लाल फ्लेम होती है, इससे चाय धीरे बनती है। धीरे बनती है तो टाइम लगता है क्या, तो खाना भी धीरे ही बनेगा। जबकि अपन जो एलपीजी यूज करते हैं ना, इसकी फ्लेम कैसी होती है, नीली फ्लेम होती है, इसकी नीली होती है, तो इसके अंदर ताप क्या होता है, अधिक होता है। नीली के अंदर ताप अधिक होता है, जबकि लाल में ताप कम होता है। ताप अधिक होता है तो खाना जल्दी पकता है क्या, चाय वगैरह खाना सब जल्दी पकता है। तो अपने को चूल्हे से कम समय में यहां भोजन तैयार हो जाता है अपना, और कम समय में भोजन तैयार हुआ, इसका मतलब वो उसके अंदर वो पका सही नहीं है, सही नहीं पका है। और जो सही नहीं पकता है भोजन है वो स्वास्थ्य के लिए क्या होता है, हानिकारक होता है।
तभी अपने को घर वाले बोलते हैं कि चूल्हे का खाना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है, क्योंकि ये लाल फ्लेम होती है, इसकी ज्वाला यानी उसका ताप कम होता है। ताप कम होता है तो खाना धीरे धीरे पकता है, जो स्वास्थ्य के लिए क्या होता है। जबकि एलपीजी के ऊपर जो ताप होता है वो नीली ज्वाला के साथ जलता है, वो ताप अधिक होता है, खाना जल्दी पकता है, और जो स्वास्थ्य हेतु क्या होता है, हानिकारक होता है। समझ में आया क्या कॉन्सेप्ट क्या? हाँ, तो इस चीज को ध्यान रखना। आपको लगता है घर वाले ऐसे ही करते हैं, उनको पता नहीं है, पढ़े लिखे हम है, लेकिन वो ये फिजिक्स नहीं पढ़ी है, फिर भी उनको पता है क्या स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है, क्या हानिकारक होता है। तो फालतूबाजी में उनके साथ बकवास मत किया करो। 2 आंख सीखने के बाद आगे चले क्या? हाँ, हीट और उष्मा। आगे देखो, उष्मा यानी हीट है। उष्मा ऊर्जा का ही क्या होता है, रूप होता है। अरे ऊर्जा का ही तो रूप होता है। एलपीजी को अपन क्या कर लेते हैं, खाना बना लेते हैं ना एलपीजी गैस से, या लकड़ी है, लकड़ी को जलाकर खाना बना लेते हैं क्या, यानी ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में तो बदल रही है, तो उष्मा के रूप में ऊर्जा मिल रही है अपने। तो उष्मा ऊर्जा का क्या होता है, एक रूप होता है। उष्मा स्थानांतरण की विधियां वेरी इंपॉर्टेंट है। उष्मा स्थानांतरण की 3 विधियां होती हैं, इनसे क्वेश्चन आता है। एक तो होती है चालन विधि, ठीक है ना, कंडक्शन। एक होती है स्वयं विधि, एक होती है विकिरण विधि। तो उष्मा संचरण या स्थानांतरण की 3 विधि होती है, चालन, स्वयं और विकिरण। अब चालन विधि कौन से माध्यम में होती है, और स्वयं विधि कौन से माध्यम में होती है, और विकिरण विधि कौन से माध्यम या पदार्थ में होती है, इन तीनों को पढ़ने वाले हैं। यहां देखो ये क्या हो रहा है, ये रेडिएशन यानी प्रकाश की किरण है, ये है कॉन्वेक्शन यानी स्वयं, और ये क्या है, कंडक्शन यानी चालन विधि। तो इन तीनों में अपन आज पढ़ने वाले हैं कौन सी चालन विधि है, कौन सी स्वयं विधि है, कौन सी विकिरण विधि है। इनके उदाहरण वेरी इंपॉर्टेंट है, उदाहरण आते हैं इनसे। सबसे पहले बात करते हैं अपन चालन विधि से। देखो नीचे आपको एक चित्र दिखाई दे रहा होगा, दे रहा है क्या, ये क्या कर रहा है, एक रोड को गर्म कर रहा है क्या, रोड को गर्म कर रहा है। तो लेकिन रोड को अपन यहां रख देते हैं ना, ये तुरंत प्रभाव से इधर गर्म नहीं होती है, इसका दूसरा सिरा तुरंत प्रभाव से गर्म नहीं होता, लेकिन धीरे धीरे गर्म होता है क्या। ये गर्म होने की प्रक्रिया क्या है, यही चालन है, यही क्या है। अरे उष्मा का संचरण तो हुआ होगा, तभी तो ये रोड यहां से गर्म होगी, और अपने हाथ को क्या लगना लगेगा, ताप महसूस होने लगेगा। तो चालन वास्तव में क्या है, उष्मा गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर क्या होती है, प्रवाहित होती है, जिस प्रकार इस रोड में होगी। माध्यम के कण दोलन करते हैं, अपना स्थान नहीं छोड़ते, ये इंपॉर्टेंट है। चालन के अंदर क्या होता है, माध्यम के कण दोलन करते हैं, अपना स्थान नहीं छोड़ते। स्थान का मतलब ये नहीं है कि यहाँ कोई कण गर्म हो गया तो दौड़ता दौड़ता इधर आएगा, ऐसा नहीं होता। अरे लोहे का रोड है, वो उसके अंदर कण दौड़ते हैं क्या, अरे नहीं दौड़ते। तो क्या होता है, इनके कण दोलन करते हैं। दोलन करने का मतलब है कंपन करते हैं, गर्म होने के बाद कंपन करते हैं, तेजी से कंपन करते हैं, अपनी जगह उछलते हैं। अरे दोलन करना, कंपन करना यानी अपनी जगह उछल। अरे किसी चीज को गर्म करते हैं तो उछलती है क्या, अरे बिल्कुल उछलती है। आपको ऐसा लगता है कैसे उछलती है, तो आप गर्म तवे पर बैठना, फिर पता चल जाएगा कि गर्म वस्तु उछलती है कि नहीं उछलती। तो इनको गर्म करेंगे तो इनके कण क्या करेंगे, उछलेंगे यानी दोलन करेंगे, कंपन करेंगे। जस्ट इसका पड़ोसी पास वाला कण भी क्या होगा, हाँ उसके पास वाला भी गर्म होगा, उसके पास वाला भी गर्म होगा। इस प्रकार दोलन करते करते हुए ये उष्मा आगे बढ़ती रहेगी क्या, इसी उष्मा को कहते हैं चालन। इसी को क्या कहते हैं, चालन कहते हैं। कण एक जगह से दूसरी जगह गति नहीं करता, इसमें दोलन करता है। हाँ यानी एक कण गर्म होने के बाद उसका पड़ोसी वो गर्म उछलेगा तो उसका पड़ोसी भी गर्म हो जाएगा, उसका पड़ोसी भी गर्म हो जाएगा। इस प्रकार ये आगे से आगे उष्मा का संचरण हो जाएगा, और यही क्या कहलाता है, चालन कहलाता है। चालन अणुओं में कंपन के कारण होता है। चालन अणुओं में किसके कारण होता है, कंपन के कारण होता है, तथा अणुओं की वास्तविक गति नहीं होती है, केवल अपने स्थान पर क्या करते हैं, कंपन करते रहते हैं। समझ में आया क्या? अरे चालन क्या होता है, समझ में आया क्या? चालन में बताओ, कण कंपन करते हैं कि या गति करते हैं, कंपन करते हैं। माध्यम आवश्यक है, इसके अंदर माध्यम आवश्यक होता है क्या, चालन के अंदर माध्यम आवश्यक होता है। बिना माध्यम तो कैसे कर सकते हैं। ठोसों में केवल चालन संभव है क्या, बिल्कुल ठोसों में चालन ही संभव है। कोई भी ठोस ले लो आप, जैसे ये पेन ठोस है क्या,
ठोस है, इसको गर्म करेंगे तो कुछ देर के लिए इधर से गर्म, इधर से ठंडा ही रहेगा, लेकिन थोड़ी देर बाद इधर गर्म हो जाएगा। क्यों? इसके अंदर जो कण होते हैं वो क्या करते हैं, कंपन करेंगे, कंपन करके इसके अंदर जो विधि है उष्मा की संचरण की, वो चालन विधि है, थोड़ी देर बाद इधर से भी क्या हो जाएगा, ये गर्म हो जाएगा। ठोसों में केवल चालन संभव होता है। पदार्थ की सभी अवस्थाओं में संभव होता है क्या? बिल्कुल, ये होता पदार्थ की सभी अवस्थाओं में है, लेकिन सबसे अच्छा ठोसों में होता है चालन, ठीक है ना। माध्यम का ताप बढ़ जाता है, बिल्कुल माध्यम का ताप तो बढ़ता ही है। चालन सबसे धीमी प्रक्रिया है, अरे धीमी है। रोड को गर्म करेंगे तो टाइम लगेगा क्या? रोड के एक सिरे को गर्म करेंगे तो दूसरा सिरा गर्म होने में समय लेता है, तो ये सब चालन सबसे धीमी प्रक्रिया है। उष्मा के सुचालक, वह पदार्थ जिसमें उष्मा का संचरण बहुत आसानी से तीव्र गति से होता है उसे उष्मा का सुचालक कहते हैं। जैसे चांदी हो गई, कॉपर हो गए और शीशा हो गए, ये उष्मा के सुचालक है, यानी इसमें उष्मा आसानी से प्रवाह कर जाती है। उष्मा के कुचालक जैसे कांच और लकड़ी, कांच और लकड़ी ये उष्मा के कुचालक होते हैं। जैसे एक लोहे की टेबल या कुर्सी, लोहे की टेबल और एक लकड़ी की, इसमें से अच्छी कौन सी होती है? लोहे की। अरे लोहे की अच्छी नहीं होती, लकड़ी की होती है अच्छी। क्यों होती है? लोहे की धूप में जल्दी गर्म हो जाएगी और सर्दी में जल्दी ठंडी हो जाएगी, यही तो होता है। अरे लोहे की टेबल को धूप में रख दो, उसके ऊपर बैठ ही नहीं पाओगे आप, और सर्दी में बाहर रख दो, उस पर बैठ भी नहीं पाओगे आप। क्यों? कि उसमें चालन क्या, उष्मा का चालन क्या होता है? अधिक होता है। लोहा या चांदी, ये इनमें जो उष्मा संचरण है वो अधिक होता है, अधिक तेजी से होता है, तो जल्दी गर्म और जल्दी ठंडी हो जाती है ये। जबकि लकड़ी, इसके अंदर उष्मा का चालन, ये तो कुचालक है, लकड़ी तो कुचालक है, तो इसको आप धूप में रख दो, फिर इसके ऊपर जाकर बैठ सकते हो आप, लोहे के मुकाबले। और सर्दी में भी यही होता है, तो लोहे की वजह लकड़ी की चीजें ज्यादा सुटेबल होती हैं। एक विधि होती है स्वहन विधि। कौन सी विधि? स्वहन विधि, कॉन्वेक्शन कहा जाता है इसको। उष्मा पेंदे से दी जाती है। स्वहन विधि में उष्मा कहां से दी जाती है? पेंदे से दी जाती है। पेंदे से उष्मा दी जाती है। परमाणुओं की वास्तविक गति से उष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचती है। तो स्वहन विधि में क्या होता है? उष्मा पेंदे से दी जाती है क्या? जैसे जितने भी तरल पदार्थ है ना, उनको गर्म करते हैं ना अपन, तो उसमें कौन सी विधि, कौन उष्मा संचरण की कौन सी विधि है? स्वहन विधि है। इसमें उष्मा पेंदे में दी जाती है क्या? पेंदे। अरे कुछ भी बना हुआ, अपन पानी गर्म करते हैं, दूध गर्म करते हैं, ऊपर से उष्मा देते हैं क्या? नीचे से, नीचे पेंदे से दी जाती है। और इसके अंदर परमाणु या कण गर्म होने के बाद अपना स्थान छोड़कर कहां जाता है? दूसरी जगह, यानी ऊपर आ जाता है। और ऊपर वाला कहां चला जाएगा? फिर नीचे चला जाएगा। वो गर्म होगा, फिर ऊपर आ जाएगा। आप पानी के अंदर कभी रोड लगाना, रोड लगाने के बाद उसमें से बुलबुले निकलेंगे। क्यों? क्योंकि वो गर्म होकर ऊपर की तरफ आएंगे, और फिर थोड़े 5-10 मिनट बाद गर्म होने के बाद आप नहाओगे ना, ऊपर से तो गर्म होगा, फिर नीचे ठंडा आ जाएगा पानी। क्यों? क्योंकि गर्म पानी हल्का होकर ऊपर आ जाता है, ठंडा नीचे रह जाता है। तो ये बताओ स्वहन किस में होता है? स्वहन द्रव व गैस के लिए सर्वोत्तम विधि है क्या? सर्वोत्तम विधि है, तभी तो अपन स्वहन करते हैं। उसके पेंदे में क्या करते हैं? उष्मा देते हैं। और नीचे जो गर्म, जो देखो ये उष्मा दे रखी है क्या? यहाँ के गर्म कण गर्म होने के बाद ऊपर की तरफ आ जाएंगे, और ऊपर वाले ठंडे कहां जाएंगे? ये प्रोसेस चलती रहती है क्या? ये चलती रहती है प्रोसेस इस प्रकार। ये स्वयं द्रव्य व गैस की सर्वोत्तम विधि है, बिल्कुल विधि है। यह घनत्व में अंतर के कारण होती है, घनत्व में अंतर के कारण ये प्रोसेस होती है। गुरुत्वाकर्षण पर आधारित है। अरे गुरुत्वाकर्षण पर आधारित होती है। देखो नीचे वाला कण गर्म हो गया क्या? गर्म होकर ऊपर चला गया, और ऊपर वाला नीचे आ गया, तो ये गति होती है। इसमें गुरुत्वाकर्षण बल भी तो काम करता होगा साथ साथ में, तभी तो ये ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर गति करता होगा। जो हल्का हो गया वो ऊपर चला गया, और जो ऊपर भारी कण था, ठंडा कण था, वो नीचे आ गया गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। तो गुरुत्वाकर्षण पर आधारित होती है क्या? बिल्कुल होती है। इसके अलावा अपन बात करते हैं आगे स्वयं। स्वयं के उदाहरण की बात करें तो देखो, रूम में वेंटिलेटर का होना, रूम में वेंटिलेटर का होना। अरे रूम के अंदर रोशनदान है, रोशनदान को ऊपर रखा जाता है। इसका क्यों रखा जाता है? किसके कारण है? स्वयं के कारण। ये स्वयं के उदाहरण है। अरे सेम उसी प्रकार गर्म हवा, जिस प्रकार गर्म पानी ऊपर आया था क्या, इसी प्रकार रूम की गर्म हवा भी कहां रहती है? ऊपर रहती है, और ठंडी हवा नीचे रहती है। तो गर्म हवा ऊपर रहती है, तो रूम के अंदर वेंटिलेटर यानी रोशनदान कहां लगाए जाते हैं? ऊपर लगाए जाते हैं। इसका उदाहरण है ये। तो रोशनदान ऊपर लगाए जाते हैं, तो गर्म हवा बाहर निकल जाती है। इसके अलावा देखो, स्थलीय और समुद्रीय पवनों का चलना, क्यों? स्वयं के कारण।
वायुमंडल की परत का गर्म होना, नीचे की वायु सूर्य के प्रकाश से गर्म होकर ऊपर चली जाती है, तो वायुमंडल का क्या होना, गर्म होना। फ्रीजर पेटिका का फ्रिज में ऊपर लगा होना, फ्रीजर पेटिका में फ्रिज का ऊपर लगाना होता। अरे ये फ्रीज होता है ना, इस फ्रीज के अंदर खोल के देखोगे तो ऊपर फ्रीजर ऊपर होता है, ये फ्रीजर होता है, और नीचे क्या ऐसे ही खाने बने होते हैं। वास्तव में ठंडे करने का काम कौन करता है, ये फ्रीजर ही करता है। तो बाकी जो फ्रीज का और हिस्सा है वो ठंडा कैसे हो जाता है, अरे इसी स्वयं से ही ठंडा हो जाता है। कैसे, और जैसे ये फ्रीजर ठंडा हो रहा है, क्या ये ठंडा हो रहा है, इसके अंदर और जो जितना भी फ्रीज का हिस्सा बचा हुआ है इसके अंदर गैस है, क्या गैस है, ये गैस जाके यहाँ टकराएगी, टकराने के बाद ठंडी हो जाएगी क्या, और ठंडी तो नीचे जाती है, ठंडी हवा होती है वो वजन में क्या हो जाती है, भारी हो जाती है, वो नीचे जाती है, क्या यहाँ से टकरा कर ये नीचे आ जाती है, यहाँ से वापस फिर जाती है, ठंडी होकर नीचे आ जाती है। इस प्रकार ये फ्रीज का जो पूरा वो दूसरा भाग होता है ना, वो पूरा ठंडा हो जाता है। वास्तव में ठंडा तो फ्रीजर ही होता है, लेकिन हवा के टकराने से स्वयं विधि से फ्रीज का और भाग भी क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। तो उदाहरण आता है फ्रीजर पेटिका का फ्रीज में ऊपर होना, ऊपर लगा होना, किसका कारण है, स्वयं के कारण। एसी का ऊपर लगा होना, अरे एसी आपने कभी देखी क्या, रूम के अंदर नीचे लगी हुई है, ऊपर ही क्यों लगी होती है, स्वयं विधि के कारण है। ठंडी हवा फेंकेगा, ठंडी हवा फेंकेगा, ठंडी हवा भारी होती है, जो सीधी नीचे आ जाएगी, क्या, और नीचे लगा देंगे तो वो नीचे रह जाएगी, ऊपर तक आएगी नहीं। तो ऊपर से तो नीचे आएगी वो तो ठीक है, लेकिन नीचे लगा देंगे तो ऊपर कैसे जाएगी, फिर अपन ऊपर घूम रहे हैं तो उसको ठंड कैसे लगेगी। इसलिए एसी का ऊपर लगा होना, ये इसके उदाहरण है। उदाहरण इंपोर्टेंट है, प्रश्न पूछा जाता है, ये स्वयं का उदाहरण है या चालन का उदाहरण है, इस प्रकार। देखो ये स्वयं के उदाहरण फिर से दे दिए, क्या आगे देखो, ये क्या है, कुछ फैक्ट है। बल्ब, बोलो बल्ब, बल्ब का जो फिलामेंट किसका बना होता है, टंगस्टन। टंगस्टन को W से दर्शाया जाता है, जिसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 74 होता है। याद रखना, पूछा हुआ क्वेश्चन है। बल्ब, इस टंगस्टन का गलनांक कितना होता है, हाँ 3400 डिग्री। इसके अंदर, बल्ब के अंदर गैस कौन सी भरी जाती है, आर्गन गैस भरी जाती है, जो एक प्रकार की कैसी गैस है, अक्रिय गैस है, और अक्रिय गैसों में सर्वाधिक गैस पाई जाती है आर्गन गैस। वातावरण में अक्रिय गैसों में सर्वाधिक होती है आर्गन गैस। एक देखो, चिप्स के पैकेटों में कौन सी गैस बची, नाइट्रोजन, और वायुयान के टायरों में नाइट्रोजन गैस। ये याद रखना, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है। हाँ हीलियम, अगर क्वेश्चन आए ना कि वायुयान के टायरों में हीलियम भरी जाती है क्या, हाँ तो वो भी सही है, और नाइट्रोजन ऑप्शन आए तो ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं, दोनों नहीं आएंगे, ठीक है ना, दोनों आएंगे तो तीसरा ऑप्शन आएगा ए और बी दोनों। हीलियम ही भरी जाती है, हाँ हाइड्रोजन भर जाते गुब्बारों में, वैसे हाइड्रोजन, लेकिन हाइड्रोजन ज्वलनशील पदार्थ गैस होती है, ठीक है ना, क्रिया जल्दी कर लेती है वो। तो याद रखना, चिप्स के पैकेटों में नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, ठीक है ना, ये क्रिया कम करती है, क्या करती है, क्रिया कम करती है। अरे चिप्स के पैकेट है तो अंदर चिप्स क्या न हो, खराब न हो, इसलिए इसके अंदर नाइट्रोजन गैस भर दी जाती है। नाइट्रोजन गैस क्रिया नहीं करती, नहीं कोल्ड ड्रिंक में ये नहीं भरी जाती है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। तीसरी आती है विकिरण, रेडिएशन। चालन की तीसरी विधि कौन सी है, उष्मा संचरण की, विकिरण यानी रेडिएशन। विकिरणों के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, इसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, उन दोनों में माध्यम की आवश्यकता होती थी। जैसे रोड हो गया, उसमें चालन होता था, द्रव्य हो गया, उसमें विकिरण होता था, स्वयं होता था, और इसमें क्या है, विकिरण। विकिरण के अंदर संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। यह ऊष्मा संचरण की सबसे तेज विधि है। जैसे इसका उदाहरण है सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचना। अरे बीच में बहुत सी जगह जहां माध्यम है ही नहीं, फिर भी पृथ्वी तक आ रहा है, क्या आ रहा है, तो उस ये सूर्य के प्रकाश को गति करने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो तभी बोल रहा है विकिरण के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, यह ऊष्मा संचरण की सबसे तेज विधि है। विकिरण प्रकाश की चाल की तुल्य चाल से चलती है। विकिरण किस प्रकार से चलती है, ये विकिरण है, ये प्रकाश की चाल के तुल्य यानी उसके समान ही चलती है। प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। कहने का मतलब 1 सेकंड के अंदर इतना मीटर, 1 सेकंड के अंदर इतने मीटर की दूरी तय कर लेता है।
3 गुणा 10 की पावर 8 यानी 3 के आगे 8-10 है, और उतना मीटर 1 सेकंड में तय कर लेता है प्रकाश की चाल। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर विकिरण विधि से पहुंचता है क्या? ये इसका उदाहरण है, याद रखना। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर कौन सी विधि से पहुंचता है? ऑप्शन आएगा चालन, स्वयं, विकिरण। विकिरण, क्योंकि उन दोनों के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, जबकि विकिरण के लिए तो माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। और सूर्य का प्रकाश है वो बिना माध्यम से भी तो आता है। तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर विकिरण विधि से पहुंचता है कितने समय में? 8 मिनट 19 सेकेंड ऑप्शन आ जाए, या फिर 499 सेकेंड आ जाए, एक ही बात है। ठीक है, ये सूर्य का प्रकाश है, ये पृथ्वी पर आ रहा है क्या? आ रहा है। इधर देखो, उष्मा की मात्रक है, यहां से प्रश्न बढ़ेगा। उष्मा का ऐसा मात्रक क्या होता है? जूल होता है। 1 कैलोरी बराबर क्या होता है? 4.2 जूल। 1 कैलोरी बराबर कितना होता है? 4.2 जूल। एक होता है BTU, उष्मा का मात्रक होता है, ब्रिटिश थर्मल यूनिट होता है। उष्मा का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है? थर्म होता है, याद रखना, ये मात्रक से संबंधित है। आगे बात करते हैं, ताप क्या होता है? देखो, ताप यह एक ऊर्जा का रूप, यह एक ऊर्जा है या ऊर्जा का रूप है ताप। ताप के मात्रक क्या होते हैं? डिग्री सेंटीग्रेड बोल दो या डिग्री सेल्सियस बोल दो, दोनों ही नाम सही है इसके। डिग्री फ़ारेनहाइट भी होता है क्या? डिग्री र्यूमर भी होता है क्या? और केल्विन भी होता है क्या? ये सभी ताप के मात्रक होते हैं, ठीक है ना? हाँ, डिग्री सेंटीग्रेड बोल दो, डिग्री सेल्सियस बोल दो, ये तो एक ही चीज है दोनों। इसके अलावा डिग्री फ़ारेनहाइट, डिग्री र्यूमर और केल्विन याद कर लोगे क्या? ताप का ऐसा मात्रक क्या होता है? याद रखना, ताप एक अदिश राशि है क्या? बिल्कुल अदिश राशि है। तो ताप का ऐसा मात्रक होता है केल्विन, और ताप क्या है? एक अदिश राशि है। ये इंपॉर्टेंट है भाई, यहां से क्वेश्चन आता है। देखो, ताप के चारों पैमानों में संबंध है, ये देखो, सेल्सियस बटा 5 इक्वल टू F फ़ारेनहाइट, यानी F 32 बटा क्या होता है? 9 इक्वल टू K माइनस 273 बटा 5 इक्वल टू R बटा 4। ये सभी तापों में अंतर होता है। इसका एग्जाम्पल किस प्रकार आता है? देखो, ये छोटा सा मैंने एग्जाम्पल लिखा है यहाँ पर। ये बोल रहा है 100 डिग्री सेंटीग्रेड को किस में बदलो? फ़ारेनहाइट में बदलो क्या? देखो, सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट ये दो ले लो यहां से। देखो, C बटा 5 बराबर F माइनस 32 बटा 9, इतने तो लेंगे। अरे इन दोनों को तो चेंज करना है, एक का मान दे रखा है, दूसरे का पूछ रखा है क्या? इस प्रकार ये बराबर में है, जिसका पूछे ना उस, जिसका दे और जिसका पूछे उसको उठा के ले आना, ये सभी बराबर में है, ठीक है ना? अब देखो, इसके अंदर C का मान दे रखा है क्या? F का पूछ रखा है क्या? तो C और F ये दो उठा के ले आओ अपने। C का मान कितना दे रखा है? 100 रख लो। 100 बटा 5 बराबर F माइनस 32 बटा 9। देखो, 5 के पाड़े से ये कितनी बार कटेगा? ये 9 इधर आकर 20 से गुणा होगा क्या? कितना हो जाएगा? 180 F माइनस 32। F का देखो, इधर जाएंगे तो प्लस हो जाएगा क्या? 180 प्लस 32 कितना हो जाएगा? 212। बोलो F का मान कितना है? 212। ये लो, डिग्री फ़ारेनहाइट। समझ में आया क्या? कर लोगे क्या? तो ये थोड़ा याद रखना, चारों ताप है, चारों तापों में संबंध क्या होता है? C बटा 5 बराबर F माइनस 32 बटा 9 बराबर K माइनस 273 बटा 5 बराबर R बटा 40, R बटा 4। कर लोगे? अब और किस प्रकार का बताओ, मनुष्य शरीर का ताप कितना डिग्री सेल्सियस होता है? कितना? 96। अरे वो डिग्री फ़ारेनहाइट में होता है, मैं सेल्सियस पूछ रहा हूं। लगभग 37 डिग्री होता है, ठीक है ना? क्वेश्चन यही पूछेगा कि मनुष्य शरीर का तापमान 37 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो इसको फ़ारेनहाइट में बदलो, या फिर केल्विन में बदलो, या फिर र्यूमर में बदलना आना चाहिए। तो यही तरीका है एकमात्र। तो यहाँ C के स्थान पर इसका मान रख देंगे, और जैसे केल्विन में बदल रहा है तो ये बराबर में K माइनस 273 बटा 5 है। केल्विन में कितना होता है? 310 होता है क्या? यह जाएगा आंसर। याद रखना, ये चारों तापों में संबंध है। ये रहा, ये क्वेश्चन तो बहुत बार पूछा हुआ है।
ताप के किस पैमाने पर डिग्री सेंटीग्रेड और डिग्री फ़ारेनहाइट आपस में बराबर होते हैं? -40 डिग्री सेंटीग्रेड पर दोनों आपस में बराबर होते हैं। कितने पर है? -40 डिग्री पर। C/5 बराबर F माइनस का 32/9। ठीक है ना? ये बोल रहे हैं ताप के किस पैमाने पर C व F आपस में बराबर होते हैं? C का मान रख के देखते हैं अपन 40 माइनस का 40/5 इक्वल टू F माइनस 32/9। ये कितनी बार गया? माइनस का 8 बार, और 8 को 9 से गुणा करेंगे तो माइनस का 72, और F माइनस का 32। तो ये F का मान निकालेंगे तो इधर आकर ऐड हो जाएगा क्या? 72 प्लस का 32। तो F का मान निकालेंगे तो 0, 7 में -7 में से 3 जाएंगे तो माइनस का 40। ये देखो C का मान क्या लिया था अपन ने? अरे C का मान क्या लिया था? बोलो। C का मान -40 लिया था क्या? C के -40 मान लेने पर F का मान क्या आया? -40। इसका मतलब C डिग्री सेंटीग्रेड और डिग्री फ़ारेनहाइट आपस में बराबर होते हैं। कब होते हैं? -40 डिग्री पर होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है ना? F का मान -40 रख के देख लो, फिर भी C का मान -40 ही आएगा। दोनों बराबर आएंगे ये मान। परम शून्य ताप क्या होता है? मिनिमम पॉसिबल टेम्परेचर होता है। परम शून्य ताप को क्या बोलते हैं? मिनिमम यानी कम से कम है, पॉसिबल है जो पॉसिबल हो सके उतना कम है ताप है। ताप का कम से कम संभव मान परम शून्य ताप कहलाता है। परम शून्य ताप केल्विन में तो होता है 0 केल्विन। केल्विन में कितना होता है? 0 केल्विन। और डिग्री सेंटीग्रेड में कितना होता है? -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड। ये परम शून्य ताप है। केल्विन में तो 0 केल्विन परम शून्य ताप होता है, और डिग्री सेंटीग्रेड में -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड। केल्विन का मान कभी माइनस में नहीं होता, ये और दे लेना। केल्विन का मान कभी माइनस में नहीं होता, 0 हो सकता है, 0 से कम नहीं होगा। और 0 केल्विन परम शून्य ताप होता है क्या? और डिग्री सेंटीग्रेड में वो कितना होता है? -273 डिग्री सेंटीग्रेड। सीधा सीधा बोल दे, पॉइंट में बोले तो 0.15 और बोल दो। कभी कभी बुक में ये सीधा लिखा होता है 273 -273 डिग्री सेंटीग्रेड। केल्विन का मान ऋणात्मक मान संभव नहीं होता। ये देखो क्या है, ये मानव शरीर का तापमान है, डिग्री सेंटीग्रेड में होता है 36.9 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसको लगभग 37 बोल दिया जाता है। ठीक है ना? लगभग 37 है। और ये देखो लगभग 37 लिखा हुआ है। और फ़ारेनहाइट में कितना होता है? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। केल्विन में 310 केल्विन। तीनों इंपॉर्टेंट है, याद रखना। शरीर का तापमान तीनों पैमानों में बदल भी सकते हैं। जो एक फॉर्मूला सा होता है ना लंबा सा, उससे एक पता हो तो तीनों निकाल सकते हैं अपने। तो डिग्री सेंटीग्रेड में 37 डिग्री, फ़ारेनहाइट में 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, और केल्विन में 310 केल्विन होता है। प्रमुख तापमापी में सबसे पहले बात करते हैं थर्मामीटर की। थर्मामीटर क्या काम आता है? शरीर का तापमान मापने में। क्या? शरीर का तापमान मापने में थर्मामीटर का यूज किया जाता है। इसमें पारा या मरकरी यानी Hg भरा जाता है। पारा बोल दो या मरकरी बोल दो या Hg बोल दो, कुछ भी बोल दो, ये भरा जाता है। ठीक है ना? पायरोमीटर क्या होता है? सूर्य का ताप मापने में यूज होता है। कौन सा मीटर है? पायरोमीटर है। एक होता है एल्कोहल तापमापी। नाम से पता चल रहा है इसके अंदर एल्कोहल भरा जाता है। एल्कोहल तापमापी। अति निम्न ताप मापने में, देखो सूर्य का ताप सर्वाधिक ताप होता है ना, उच्च ताप होता है। तो सूर्य का ताप मापने के लिए कौन सा मीटर काम में लिया जाता है? पायरोमीटर। जबकि निम्न ताप मापने में, अति निम्न ताप मापने में एल्कोहल तापमापी का यूज किया जाता है। एक होती है गैसीय तापमापी, जो अति उच्च ताप मापने में काम लिया जाता है। कौन सा? गैसीय तापमापी। ये याद रखना, थर्मामीटर और ये शरीर के ताप, ये याद कर लेना। चीजें कुछ भी हैं ये, इनके जितने देखो, ये पायरोमीटर होता है, ये एल्कोहल तापमापी होता है, ये गैसीय तापमापी होती है। ठीक है ना? कर लोगे क्या? पक्की बात है। तो आज का ये अपना टॉपिक था। अरे कहां जा रहे हो? बैठो एक बार। तो अपना जो फिजिक्स का टॉपिक था कौन सा? उष्मा या हीट। ये इतना ही टॉपिक है, इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इनको एक बार फिर से पढ़ लेना। ठीक है ना? और जो चीजें अच्छी लगे, ये सभी अच्छी चीजें हैं जो वास्तव में एग्जाम में पूछी जाती हैं, उन्हीं चीजों को लिखा गया है। इनको लिख लेना, याद कर लेना, इंपॉर्टेंट चीजें हैं।
कर लोगे क्या? हाँ। इसकी पीडीएफ कहाँ मिलेगी? इसकी पीडीएफ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपना टेलीग्राम चैनल है, ठीक है ना, उसका लिंक दिया हुआ है, वहां पर इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, वहां से इसके नोट्स बना लेना। और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद, जय भारत।